हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां थी, जिसमें हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को 6 की 6 स्थितियां हमने बताया था। उसमें से कुछ स्थितियां इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की स्थितियों के बारे में। ठीक है, कल की क्लास में अवतल दर्पण की हमने देखा था कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से उसे देखा होगा। हमने सारी चीजें कल की वीडियो में अवतल दर्पण से जुड़ी हुई जो थी वो हमने बता दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। कल की क्लास में हमने बताया था कि वस्तु अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु अगर कहाँ पर है? अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बनता है? तब उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में। इस प्रकार की 6 स्थितियां थी। फिर अगर वस्तु को रख दिया जाए वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है, तो कल की हमने 6 की 6 स्थितियां देख ली थी। हमने बताया था तीसरी स्थिति इंपॉर्टेंट थी और छठी स्थिति इंपॉर्टेंट थी, बहुत बार पूछी गई पेपर में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण की द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसकी केवल 2 स्थितियां हैं, दोनों स्थितियां हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मान लें ये हो जाएगी वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। ठीक है, ये हो जाएगी वस्तु की स्थिति। फिर क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रतिबिंब का आकार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का आकार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति या फिर नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज बोलते हैं इसको, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहला इसका केस जो होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो पहला केस इसका क्या हो जाएगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। ठीक है, तो वस्तु अगर अनंत पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। और कहाँ पर? दर्पण के पीछे। कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। फोकस पर और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। और इसकी प्रकृति क्या होगी जी? हो जाएगी प्रतिबिंब की सीधा और आभासी। आप लोग वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। हमने 3 घंटे की क्लास ले ली है, 2.5 घंटे की क्लास 10th की, इसलिए हमारा थोड़ा सा गला डाउन है। आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। तो सीधा और आभासी। ठीक है, तो छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा जब वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। उस केस में क्या हो जाएगा? फोकस पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा और कैसा बन जाएगा? आभासी बन जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो फोकस पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगी दूसरी स्थिति? जब वस्तु, जब वस्तु अनंत, कहां पर? अनंत एवं, अनंत एवं फोकस के बीच स्थित है। इसके बीच स्थित है फोकस। ठीक है, जब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत एवं फोकस के बीच स्थित है, बीच स्थित है। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत एवं फोकस के बीच। ठीक है, तो जब वस्तु स्थित होती है अनंत एवं फोकस के बीच, फोकस होगा या फिर ध्रुव, ध्रुव होगा। ठीक है, तो जब वस्तु स्थित है कहाँ पर स्थित है? अनंत एवं ध्रुव के बीच। क्योंकि हम लोग जब चित्र बनाएंगे अवतल दर्पण कैसा होता है? इस प्रकार का। ठीक है, इसकी क्या होती है? दबे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है। ठीक है,
तो इधर क्या हो जाएगा अनंत इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ध्रुव। तो जब वस्तु कहाँ स्थित है अनंत एवं ध्रुव के बीच, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित है। ठीक है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित, जैसे एक बार देख लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम बता देते हैं। ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, हमने पढ़ाया है अवतल नहीं उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके क्या होती है दबे हुए पृष्ठ पर कलाई और उभरे हुए पृष्ठ से क्या हो परावर्तन, उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई तथा उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। हमने पढ़ाया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख करके आइए। ठीक है, तो हमने क्या बताया, मान लिया ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, तो होता क्या है इसमें, इधर हो जाएगा ये इसका फोकस, ये कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये अनंत मान लिया। ठीक है, अब वस्तु पहले कहाँ थी अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना फोकस पर। कहाँ पर बना फोकस पर। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर हो स्थित होती तो फोकस पर दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, दर्पण की कहाँ बन रही पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है छोटा, और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन अगर वस्तु स्थित है ध्रुव एवं फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव एवं फोकस के बीच में, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो यही हम लोग लिखने वाले हैं कि जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी इसके बीच में, तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। कहाँ बनता है फोकस एवं ध्रुव के बीच में। तो याद रखिएगा, इससे हमने बता दिया चित्र बनाकर, आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ध्रुव एवं फोकस के बीच। किसके बीच बनेगा ध्रुव एवं फोकस के बीच। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ध्रुव एवं फोकस के बीच। ये भी क्या बनता है छोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा सीधा एवं आभासी। ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा सीधा एवं आभासी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी वर्चुअल। ठीक है, तो हमने दो केस के मात्र दो केस हैं अवतल दर्पण के, अवतल बार बार पता नहीं क्यों जबान पर आ रहा है, उत्तल दर्पण के। ठीक है, उत्तल दर्पण के मात्र दो केस हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी सीधा एवं आभासी होगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित है, ध्रुव एवं फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा एवं आभासी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अवतल और उत्तल दोनों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग। किसके उपयोग पढ़ लेते हैं अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किसके उपयोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग पूछ लेता है कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अवतल दर्पण करता क्या है, अवतल दर्पण किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है। क्या करता है अवतल दर्पण किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है किसी भी प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। यानी उत्तल दर्पण द्वारा बड़ी प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है, बिल्कुल छोटा सा, और अवतल दर्पण द्वारा किसी छोटी वस्तु, जैसे कोई छोटी वस्तु है तो उसका आकार क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, लार्जर देन हो जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा बनाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है छोटी वस्तु को बड़ा बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग समझ सकते हैं। तो अवतल दर्पण आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सैलून की दुकान पर। आप दाढ़ी बनवाने जाएंगे या बाल कटाने जाएंगे तो वहां पर जो दर्पण यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर सैलून की दुकान पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सैलून की दुकान पर जिसका इस्तेमाल होता है वो कौन सा दर्पण होता है अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। फिर हम लोग देखेंगे आप लोग कहीं मॉल वॉल में जाते हैं, जब जैसे कपड़ा खरीदने गए या फिर कहीं पर जहाँ पर जाते हैं वहां पर बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, तो वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिससे आप अच्छे दिखें। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग वहां भी किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा, नाक, जैसे छोटी छोटी चीजें हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, है ना, आंख हो गई, है ना, मुंह के अंदर कोई दिक्कत है गले वगैरह में, तो नाक कान आंख इन सब के जो डॉक्टर होते हैं
वो लोग भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। तो नाक कान आंख के डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। तो उसके द्वारा, इनके द्वारा भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो नाक कान आंख के डॉक्टरों के द्वारा भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा भी लिख सकते हैं आप लोग, बताइए तीसरा क्या होगा। दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जहां पे कोई चीज बड़ी करनी है, जैसे हम बाल कटा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, बालों को थोड़ा बड़ा करके देखना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहां पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण। इसी प्रकार आंख के डॉक्टर, जैसे आंख के अंदर कोई चीज बारीक चीज देखनी है, फिर कान के अंदर देखनी है, तो वहां गले में कोई समस्या हो गई, तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण का। ठीक है, नाक कान आंख के डॉक्टरों के द्वारा भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग, इतना समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं कहीं पर। तो दाढ़ी बनाने के लिए नाक का नाक के डॉक्टरों के द्वारा। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सौर भट्ठियां होती हैं, क्या होती हैं, सौर भट्ठियां। तो सौर भट्ठियों में भी इनका उपयोग किया जाता है, सौर भट्ठियों में। ठीक है, तो सौर भट्ठियों में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, इससे ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला है ना, तो ये सब चीजों को याद रखिएगा। तो सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर उपयोग किया है, जैसे टेबल लैंप, कहाँ पर करते हैं इसका उपयोग, टेबल लैंप। जो टेबल लैंप होते हैं आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, टेबल लैंप में। तो टेबल लैंप में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, किसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अभी हमने बताया, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसी भी बड़ी चीज को छोटा करने के लिए। ठीक है, किसी भी बड़ी चीज को अगर छोटा करना है तो उसको हम लोग किससे करेंगे, और उत्तल दर्पण से। तो अगर कोई जैसे बाइक सवार जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है या फिर कोई फोर व्हीलर से जा रहा है, तो आपने साइड में देखा होगा शीशा लगे होते हैं साइड पीछे का देखने के लिए। तो जो शीशा लगे होते हैं उसमें अगर कोई बहुत बड़ी ट्रक है, बहुत बड़ी ट्रक आ रही है, तो बहुत छोटी सी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। इसीलिए ट्रक इतनी बड़ी होती है, दिखाई बहुत छोटी पड़ती है। अगर बहुत बड़ी ट्रक दिखाई पड़े तो हम लोग डर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वहां पर कौन सा दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण से चीजें छोटी दिखाई पड़ती हैं, जिससे हम लोगों को डर या भय ना लगे उस बहुत बड़ी ट्रक को देख करके। तो पीछे का या साइड का एरिया देखने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल होता है कार या फिर बाइक में, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं ना, पीछे गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्या देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए, देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे, जब हाईवे पर हम लोग चलते हैं रोड पर, तो वहां पर देखा होगा हाईवेज पर लाइट लगी होती है सड़क के किनारे इस तरीके से। ठीक है, जो लाइट्स लगी होती हैं वो भी, उसमें भी दर्पण लगा होता है। तो उसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। जो सड़क पर लाइट लगी होती है हाईवे पर, है ना, रोड पर, वो कौन से दर्पण उसमें लगे होते हैं, उत्तल दर्पण। तो जो सड़क पर लाइट लगी होती है, ठीक है, सड़क पर लगी लाइट में, लगी लाइट में, ठीक है, तो जो सड़क पर लगी लाइटें होती हैं उसमें भी कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसमें भी कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो हमने क्या देखा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई चीज छोटी हो उसको बड़ा करना हो। ठीक है, छोटी चीज को क्या करना हो, बड़ा, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण। लेकिन अगर बड़ी चीज है उसको छोटा करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने दर्पण की सारी चीजें करा दी हैं। ठीक है, या फिर एक बार हम लोग, बोलिए आप लोग, तो क्रांति कोण वगैरह पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, यही कर लेते हैं, एक बार क्रांति कोण पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे लेंस की तरफ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक शेयर मतलब भी भेजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है,
तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहें और मस्त रहें।